हाँ जी, देखिए लास्ट क्लास में हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में स्टडी किया था और ये वेवलेंथ को हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए थे और जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वो था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। और इस पी को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप इसकी बजाय इस फॉर्मूला को ऐसा भी लिख सकते हैं, एच अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। और इस फॉर्मूला को और भी चेंज कर सकते हैं, पी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2m के लिख सकते हैं। और ये कैसे होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला का हमने यूज किया था हाफ एम वी स्क्वायर, और इसके मल्टीप्लाई में और डिवाइड में m कर देंगे। सो दिस विल बी हाफ डिवाइड बाय m इंटू एम, दिस विल बी m स्क्वायर वी स्क्वायर। ये जो m स्क्वायर वी स्क्वायर है इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पे p स्क्वायर लिख सकते हैं। तो p स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा 2m k, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड देन दिस विल बी अंडर रूट 2m k। तो यहाँ पर ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, m को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, फिर इसको अरेंज करेंगे 1/2m में, और m स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर लिखा जा सकता है। और फिर इसको हमने अरेंज करके लिख दिया p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k, देन टेकिंग अंडर रूट ऑन द बोथ साइड, आफ्टर दैट p इज इक्वल टू रूट 2m k। तो मोमेंटम की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं h अपॉन रूट over 2m k। k is the kinetic energy of the particle, k is the kinetic energy of the particle। अगर ये पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है तो उस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, q इंटू वी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल को चलाने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। तो एक एग्जांपल हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया था इसका, जैसे मैंने यहाँ पर ये प्लस प्लेट और माइनस प्लेट लगाई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया प्लस से माइनस की तरफ, और अगर मैं इसमें कोई चार्ज पार्टिकल रखूंगा तो वो चार्ज पार्टिकल क्यू है, और पोटेंशियल डिफरेंस v के कारण वो इस तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स लगने से ये डिस्प्लेस होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड है वो वर्क डन करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इस पे जो वर्क डन होगा वही तो क्या होगा, वही इसका काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मान लीजिए ये फील्ड इस पर 10 जूल का वर्क डन करता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 जूल होगी। हाँ जी, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और फोर्स लगने से ये डिस्प्लेस होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस पर वर्क डन करेगा, वही वर्क डन इसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। अगर ये फील्ड इस पर 10 जूल का वर्क डन करता है तो ये चार्ज 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा। और ये वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इंटू वी से। Q है चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है। ओके, तो चार्ज पार्टिकल के लिए हम लोग K की जगह पर क्या लिख सकते हैं, फॉर चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, मैटर वेव की जो वेव्स है उनकी वेवलेंथ को हम लोग कैसे लिखेंगे, h अपॉन अंडर रूट 2m, और k के प्लेस पे क्या लिख देंगे, q इंटू वी लिख देंगे। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ अगर कैलकुलेट करनी है तो इसके लिए आपको इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। तो h अपॉन रूट 2m, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E, और कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा जा रहा है, V पोटेंशियल डिफरेंस पे। इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला फिर आप न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज ले सकते हैं। देन h की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.9 इंटू 10 टू द पावर -19 एंड मल्टीप्लाई बाय v। तो ये जो सारे वैल्यूज हैं इनको सॉल्व कर लेंगे, इनको सॉल्व करके लिखेंगे 1.227
और 10 टू द पावर -9 आएगा और डिवाइड बाय रहेगा √v। लेमडा ई इज इक्वल टू, इसको 10 टू द पावर -10 कर देंगे तो पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, दिस विल बी 2.27 इंटू 10 टू द पावर -10 डिवाइड बाय √v। लेमडा ई इज इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाय √v और 10 टू द पावर -10 मीटर को क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। ये अभी तक किस में आ रहा था आंसर, ये मीटर में आ रहा था वेवलेंथ। ओके तो ये वेवलेंथ होगी किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की। जो इलेक्ट्रॉन किस में रखा होगा, चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखा जाएगा, उस समय पर ये इस वेवलेंथ से मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। ओके अब किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को फाइंड आउट कर लिया है। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन 12.27 डिवाइड बाय √v एंड दिस आंसर विल बी इन द एंगस्ट्रॉम। अब हम लोग सेकंड पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पार्टिकल इज प्रोटॉन। प्रोटॉन के लिए मास चेंज हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, तो यहाँ पर आएगा मास ऑफ प्रोटॉन। पहले किसका मास लिख रहे थे, पहले इलेक्ट्रॉन का मास लिख रहे थे। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ लिखा जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन। तो इस केस में बस आपको क्या चेंज करना है, इसमें इसको लिखा जाएगा वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन विच इज मूविंग इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। h की वैल्यू पुट करेंगे 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाय √2 मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। ये प्रोटॉन का मास आ जाएगा, चार्ज तो सेम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाई बाय v। इन पूरी क्वांटिटीज को सॉल्व कर लेंगे और प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है वो आपको याद रखनी है 0.286। इन सारी क्वांटिटीज को सॉल्व करेंगे देन दिस विल बी 0.286 √v angstrom। So this is the wavelength of the proton which is placed in an electrostatic field of potential difference v। तो प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रॉय वेवलेंथ है 0.286 √v एंगस्ट्रॉम। तो ये सेकंड पार्टिकल के लिए हो गया। थर्ड पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करते हैं ड्यूट्रॉन के लिए। ड्यूट्रॉन में देखिए क्या चेंज करेंगे, फॉर्मूला में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। थर्ड कैलकुलेशन वी आर डूइंग फॉर ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन जिसको हम लोग 1h2 से लिखते हैं, स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस की जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, दिस इज द ड्यूट्रॉन। और ये जो ड्यूट्रॉन है अगर आपको इसकी वेवलेंथ निकालनी है तो यहाँ पर हम इसको लैम्डा डी से लिखेंगे ड्यूट्रॉन के लिए। और फॉर्मूला में क्या चेंज करेंगे, ये जनरल फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूला में लिखेंगे 2 इंटू, ड्यूट्रॉन में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 2 न्यूक्लियॉन्स हैं और 2 न्यूक्लियॉन का मास क्या होगा, जस्ट डबल ऑफ द मास ऑफ द प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम है, तो जस्ट उसका डबल मास यहाँ पे कर देंगे। तो ये 2 आ गया, मास की जगह पर लिखा जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं, रफली इक्वल होता है दोनों का मास। और चार्ज कितना आएगा, न्यूट्रॉन के अंदर एक प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन का चार्ज E होता है और पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखा जाता है। तो ये ड्यूट्रॉन का फॉर्मूला बनेगा, ये ड्यूट्रॉन का फॉर्मूला होगा। और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके इसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइड बाय √2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। So 2 into 1.67 into 10 to the power -27 किलोग्राम। E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 और मल्टीप्लाई बाय क्या रह जाएगा, V रह जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये सारी क्वांटिटी इस पे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ आएगी 0.202। So
neutron is 0.202 under root V angstrom. So here we will write wavelength of deuteron 0.202 divide by root V angstrom. ये ड्यूट्रॉन भी डिफ्लेक्ट हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, क्योंकि ड्यूट्रॉन के पास भी चार्ज है, एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज है इसके पास। अब हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ के लिए क्या चेंज करेंगे इसमें? ये जनरल फॉर्मूला के अंदर चेंजेस करते हैं। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल फोर्थ कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। de Broglie wavelength of alpha particle. So h upon under root 2 mass of alpha particle. अल्फा पार्टिकल जिसको 2He4 से लिखा जाता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है और हीलियम न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो इसका जो मास है वो क्या लिखा जाएगा 4 into मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका जो मास है m की जगह पर लिखा जाएगा 4 into मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन है तो इसके चार्ज को 2e से लिखा जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, तो आ गया मास की जगह पर लिखेंगे 4 into मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज की जगह पर लिखेंगे 2e और पोटेंशियल के प्लेस पे आ जाएगा v, और ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ किसके लिए फाइंड आउट की जाएगी? अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल के लिए सॉल्व करना है तो वैल्यूज पुट कर देंगे 6.67 6.62 into 10 to the power minus 34 divide by under root 2 into 4 into mass of proton. This is 4 into mass of proton and 2 into charge of a proton and multiply by b. इन सारी क्वांटिटीज को सॉल्व करेंगे तो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ आएगी 0.11 b angstrom. So this is the wavelength of the alpha particle. तो ये वेवलेंथ आएगी अल्फा पार्टिकल की। तो ये सारे चार्ज पार्टिकल्स के लिए। तो चार्ज पार्टिकल को हम लोग डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। चार्ज पार्टिकल को क्या किया जा सकता है? डिफ्लेक्ट किया जा सकता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये चार्ज पार्टिकल चलेंगे तो वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेंगे। जैसे कि आप एक प्रोटॉन को चलाएंगे तो प्रोटॉन आपको लगेगा स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा, और वो जिस भी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा उसकी वेवलेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रोटॉन जब मूव करेगा तो उसके चारों तरफ कुछ वेव एसोसिएट कर लेगी जो उसको कंट्रोल करेंगी सारे एस्पेक्ट में, उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन। तो इस तरह से इसको दिखाया जा सकता है। ये एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और इसके साथ जो एसोसिएट होगी दिस इज द मैटर वेव। ये मैटर वेव है, और इस मैटर वेव की वेवलेंथ हम लोग इन फॉर्मूलाज के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन कराता हूँ, उस क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, फिर डिस्कस करते हैं। तो ये 4 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, ये नोट कर लीजिए फॉर्मूलाज। wavelength of electron, de Broglie wavelength of electron, proton, neutron and alpha particle. Okay, now we will discuss about the question of NCERT. Okay, NCERT बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, और इस क्वेश्चन में ये बताया गया कि 3 पार्टिकल हैं, पेज नंबर 402 पे ये क्वेश्चन, और उसमें ये बताया गया कि ये 3 पार्टिकल हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। Which of these particle have the shortest wavelength? अब आपको वेवलेंथ का कंपैरिजन करना है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ओके, तो इस केस में हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें ये बताना कि शॉर्टेस्ट किसकी होगी, तो मास के कंपैरिजन से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सेम कर दी है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर 2m क्यूब इनटू v।
तो इसी को तो हम लोग क्या बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं चार्ज पार्टिकल की। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, h अपॉन अंडर रूट 2mk। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये भी कांस्टेंट हो गया। जो अल्फा पार्टिकल है वो भी सेम काइनेटिक एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन भी तीनों एक ही एनर्जी से मूव कर रहे हैं। तो इस केस में जो लैम्डा होगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ मास पे डिपेंड करेगा। h भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल। सो दिस विल बी द फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पे हम लोग बताएंगे कि किसकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होगी। सबसे पहले मासेस का कंपैरिजन देख लेते हैं। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उनके मास में कितना डिफरेंस होता है। तो इसको मैं रेशो की फॉर्म में लिख देता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशो मास ऑफ प्रोटॉन रेशो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अगर हम लोग ये माने कि इलेक्ट्रॉन का मास 1 है तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स। तो जो प्रोटॉन है वो अप्रोक्सीमेटली 1836 टाइम्स बड़ा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो ये इसका मास है। अब जो अल्फा पार्टिकल होता है उसमें कितने न्यूक्लियंस होते हैं, उसमें 4 न्यूक्लियंस होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास होगा वो प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा द मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल बी द 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन। तो देख लीजिए किसका मास सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मास होगा अल्फा पार्टिकल का। अगर अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट होगी। सो द आंसर विल बी shortest wavelength of alpha particle। तो सबसे छोटी जो वेवलेंथ होगी वो किसकी मिलेगी आपको, अल्फा पार्टिकल की मिलेगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है जिसमें आपको पोटेंशियल नहीं बता रखा। आपको बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 5.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और इसका मास आपको पता है इलेक्ट्रॉन का। तो इस केस में जब आप इसकी वेवलेंथ निकालना चाहोगे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। p के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 एंड वेलोसिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में 5.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो इसके बेसिस पर आप इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वेलोसिटी गिवन है। अगर पोटेंशियल गिवन होता तो उस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सो द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी 0.135 नैनोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.135 नैनोमीटर इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। ओके नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और दे रखा है, वो ये है कि एक बॉल के बारे में बताया गया जिसका मास 150 ग्राम है और 30 मीटर पर सेकेंड से वो ट्रेवल कर रही है। तो उस केस में इसकी वेवलेंथ बतानी है। ओके तो एक बॉल आपको बता रखी है जिसका मास दे रखा है 150 ग्राम और ये मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मास 150 ग्राम। ये 150 ग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, डिवाइड बाय 1000 करने का मतलब है 0.15 किलोग्राम। मास लिखा जाएगा 0.15 और कितनी स्पीड से मूव कर रही है, 30 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। ओके तो इस केस में 6.62 into 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 30 into 0.515, so this will be 4.5, डिवाइड बाय 4.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते ही
आपके पास वेवलेंथ आएगी 1.47 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। मीटर के अंदर आएगा ये। दिस इज 10⁻⁻34। तो ये तो एज इट इज आएगा 10⁻⁻34। इसको कैंसिल करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.47 के आसपास है। So the wavelength of this ball is 1.47 into 10⁻⁻34 मीटर। ओके, तो इस तरह से आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई किए गए हैं। अब कल के लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि न्यूट्रॉन की वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। न्यूट्रॉन, देखो न्यूट्रॉन को हम लोग क्या नहीं कर सकते, न्यूट्रॉन को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके उसको चला नहीं सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करेगा। तो हमें न्यूट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, उसको मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम न्यूट्रॉन को हीटअप करेंगे तो ऐसे न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन बोला जाएगा। और जो थर्मल न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि कोई भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और T टेम्परेचर पे है वो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 3/2 kBT। T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है कि ये टेम्परेचर आपको केल्विन में लिखना होगा। और KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो अगर आपको किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता करनी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको सिर्फ क्या पुट करना है, टेम्परेचर पुट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टेम्परेचर लिखेंगे, रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। 300 केल्विन लिख करके इसको सॉल्व करेंगे तो हम काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं किसी भी पार्टिकल की 300 केल्विन पे। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कल कैलकुलेट करते हैं न्यूट्रॉन की वेवलेंथ को। और वो न्यूट्रॉन कौन सा न्यूट्रॉन होगा, थर्मल न्यूट्रॉन।